पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए है, जहां पर राजनीति गलियारे के खेल को समझाने के लिए बाबा आप सभी दर्शकों से जुड़ते हैं। बिहार में खेल कुछ ऐसा हो गया है जिससे जो गठबंधन है एनडीए का, उस गठबंधन में भगदड़ मचना तय है, चाहे वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही क्यों ना हो। आपने देखा कि कल किस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में पशुपति पारस को कहीं जगह नहीं मिली, जिसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि पारस का खेमा बिल्कुल नाराज हो गया है बीजेपी से, और इस नाराजगी का खामियाजा एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव भी कुछ बड़ा गेम करने की फिराक में लगे हुए हैं। तो खेल समझिए में आज इन्हीं सब चंद विषयों पर चर्चा होगी कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो तय किया गया है, सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा या एनडीए गठबंधन को फ़ायदा होगा। एनडीए में सीट शेयरिंग होते मच गया है भगदड़, नीतीश लालू के गेम में फंस गए हैं मोदी। सबसे पहले तो ये चर्चा होना बेहद ज़रूरी है कि कल जो 16, 17, 5 और एक सीटों का लगातार दावा किया गया था और सीट जो है वो कल बांटा गया। अचानक से नीतीश कुमार की एक सीट कम कर दी गई। गठबंधन में मान लीजिए कि लोगों को सेट करना है, नीतीश कुमार की सीटें कम की गई हैं, लेकिन चिराग पासवान को बड़ी बढ़त मिली है। चिराग पासवान को पिछली बार 6 मिले थे, लेकिन इस बार 5 सीटें दे करके उन्हें सेट कर दिया गया है। तो क्या इस वजह से एनडीए में भगदड़ मचेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए की जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के आने के बाद हम लगातार ये विश्लेषण कर रहे थे कि नीतीश कुमार के आने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। एडजस्टमेंट में उन्हीं लोगों को करना पड़ा है जो नीतीश कुमार के एब्सेंटी में एनडीए का झंडा ढो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो कहा जाता है ना कि इकबाल बुलंद किए हुए थे, उन्हीं लोगों को झटका लगा है। आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्हें दंड तो मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जीतन राम मांझी की बात करें तो दंड तो उन्हें भी मिला है। 2 सीटें मांग रहे, 3 सीट मांग रहे थे। खैर, उन्होंने तो अपना एडजस्टमेंट कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बहुत कुछ मिला है, तो चिराग पासवान की भी एक सीट कम की गई है। अगर संयुक्त एलजेपी की बात करें, अब तो पशुपति कुमार पारस नहीं है, उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इतना तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है वो एक तरफा प्यार वाला फैसला लग रहा है। इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मतलब आकलन कर रही है, हमारे जो आंकड़े हैं या जो अब तक सर्वे आए हैं उसमें नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत नीचे आया। तो क्या नीतीश कुमार के उस ग्राफ को या नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया कि नीतीश कुमार से जो वोट बैंक छिटक रहा है वो मेरे पास आ जाए। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार का वोट बैंक यदि छिटकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इससे पहले वो जाता हुआ दिखाई दे रहा था महागठबंधन में राजद की तरफ। ये बड़ा कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार को इधर लाया गया है। लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद इतना तो तय मान के चलिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहने वाला, मतलब भगदड़ मचने वाला है क्या एनडीए गठबंधन में? हमने सुना कि सीट शेयरिंग के पहले जो कैबिनेट का विस्तार हुआ था, इस कैबिनेट के विस्तार से भी कई लोग नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक नाराज हैं। तो क्या ये कैबिनेट का विस्तार फिर से होगा? देखिए रत्नेश, हम पिछले कई दिनों से ये बात कह रहे हैं। एक तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कैबिनेट के विस्तार में इतना विलम्ब हुआ क्यों। निश्चित रूप से इस विलम्ब का कारण था कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। और एनडीए छोड़िए ना, जदयू और भाजपा के भीतर भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं था। बिल्कुल। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जातीय समीकरण बैठाने के चक्कर में दोनों और आने वाले 2024 के चुनाव को अपने पक्ष में करने के फेर में बहुत सारी चीज़ों को भुला दिए हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप चिराग पासवान की भी बात कर लीजिए, तो चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली उसमें से 3 रिजर्व सीटें हैं। और चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि वो सवर्णों के भी नेता हैं, ब्राह्मण और दलित का एक समीकरण बन रहा है, युवा उनके साथ हैं। तो ये बताइए कि 2 सीट पर अगर मान लेते हैं कि उनको मिली है जनरल सीटें, उन दोनों सीटों पर अगर नहीं देते हैं प्रतिनिधित्व बाकी के लोगों का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक उनके प्रति भी लोगों के सोच में अंतर आएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आपने कहा है मंत्रिमंडल विस्तार की बात, तो मंत्रिमंडल विस्तार आप लगातार अति पिछड़े को आप राज्यसभा भेज दिए, एमएलसी भेजने की जरूरत पड़ी तो आपने उसमें जातीय समीकरण का हवाला दिया। और अब जबकि
मंत्रिमंडल की बात आई तो मंत्रिमंडल में भी बहुत सारा प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो 14% को आपने छोड़ दिया है। जी। यानी कि आप ये जान रहे हैं कि 14% का वोट आपके पास नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं इस बात को लेकर, खास करके विधायक जो जीत करके आते हैं, जो सरकार बचाने का काम करते हैं, जी। किसी भी एमएलसी में सरकार बचाने की क्षमता नहीं है। नहीं है, ज्यादातर एमएलसी को दिया गया है बिल्कुल। मंत्रिमंडल। अब भले ही संतोष सिंह के बारे में कहा जा रहा हो कि वो सरकार बचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, इतने विधायकों को वहाँ से लेकर आए, इतने विधायकों को वहाँ से लेकर के आए, जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बचाएगा कौन सरकार। तो निश्चित रूप से सरकार बचाने का जिम्मेवारी विधायकों को होती है। और अगर 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक नाराज हैं और आपने जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया है उसको लेकर के भी ये पहले से तय था कि जदयू में बहुत कुछ नहीं होने जा रहा है। जदयू में वही चीज़ रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो मंत्रिमंडल में पहले से थे उन्हीं लोगों को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। जी जी जी। लेकिन यहाँ बहुत संभावनाएं थी भाजपा में, क्योंकि बड़ी पार्टी है, दुनिया भर में है, तो एक संदेश जाना चाहिए था। तो संदेश क्या गया है कि आप एक तो रिजर्व करके लोगों को रखते हैं, एमएलसी वगैरह रिजर्व सीट ही है, और उस रिजर्व सीट पर आप उनको मंत्रिमंडल भी शामिल दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से विधायकों के बीच में जो आक्रोश है वो आक्रोश देखने को मिलेगा। अगर ये आक्रोश ऐसे ही रह गया तो 2024 के चुनाव में इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है बाबा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि 2024 के चुनाव में अन्य राज्यों में हमने देखा चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए ना तो कोई चौंकाने वाले फैसले लिए और ना ही ऐसा कुछ लग रहा है कि अब की बार 40 का जो दावा किया जा रहा है, 40 के 40 सीटों पर कुछ जीत मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो जदयू के खाते में गई हैं और संभावित, जैसा कि आपने पूर्व में बताया कि कुछ सीटों पर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो बहुत कम हो गया है। तो बीजेपी बिहार को अछूता करते हुए चली जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, बिहार के साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ है जी। और अब तो भारतीय जनता पार्टी उस तेजी में है कि 2029 तक अपने आप को सेट करे, और उससे पहले जब आ जाए 2024 में तो 2029 के पहले ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर दे जिससे कि आने वाले समय के लिए उसका रास्ता और सुगम हो जाए। आप समझ लीजिए, वोटों को पोलराइज करने और वोटों को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया, 500 साल के बाद रामलला है, अच्छी बात है, लेकिन ये आधार बेस नहीं होना चाहिए था लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव का। लेकिन निश्चित रूप से है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती है। बाई हुक एंड क्रूक उसे सत्ता चाहिए, और ये गलत भी नहीं है, हर कोई सत्ता चाह रहा है। महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनको अपने हिसाब से बहुत कुछ करना होगा। दावा तो कर दिया है, हर मंच पे जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री लोगों से पूछ रहे हैं कि अब की बार तो 400 के पार, लोग नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से जा रही है, या तो मुंहकुरिये गिरेगी, या फिर एक कहावत आपने सुना होगा कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस डर में है, अभी भी डर में है, इस बात से जब तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है, डरी हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो डरी हुई है। कारण कि तेजस्वी यादव को डर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उनको सत्ता उनके हाथ से नहीं जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ से सत्ता जाएगी इसका डर तो उन्हें होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस डर को लेकर के जो कुछ भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो भी एक उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन अब ये इन लोगों से कैसे निपटेंगे जो भगदड़ का हिस्सा बने हुए हैं? या तो गठबंधन की बात कर लें, इसलिए कि गठबंधन में अब मुकेश सहनी तो नहीं है, लगभग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप क्लियर समझ लीजिए। जी जी जी। 24 घंटा के अंदर में वही फैसला कर लेंगे। 24 घंटा के अंदर में फैसला आप देख लीजिएगा कि इनका पशुपति कुमार पारस का भी आ जाएगा, और इसी 24 घंटे और 12 घंटे में आपको देखने को मिल सकता है उपेंद्र कुशवाहा का भी फैसला। इस सारी बातों को आप, कल आप ही ने खबर चलाया था कि महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होनी थी सीट शेयरिंग को लेकर के, वो बैठक टल गई क्योंकि ये संभावनाएं जबरदस्त बन गई कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के बाद से कई दलों ने रुख किया है फिर से एक बार। 2017 में भी यही हुआ था, 2017 से 19 के बीच में कई दलों ने एनडीए छोड़ करके महागठबंधन का दामन थामा था। इस बार भी लगभग वही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि आसान नहीं होगा नरेंद्र मोदी को के 400 पार। और नीतीश कुमार ने जो कहा था कि बिहार हरा देंगे, जो ललन सिंह कह रहे थे कि बिहार में 40 सीटें अगर हम जीत जाते हैं, रोक देते हैं भाजपा को, तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के सत्ता पर हम लोग नहीं बैठने देंगे, 272 का आंकड़ा पार नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहाँ यूपी में एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया है, दूसरी तरफ जहाँ सबसे बड़ा झमेला था
पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में, में। वहाँ पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कांग्रेस ने कि ममता बनर्जी को दे दिया है कि जाइए आप ही लड़िए, जो सीट हमको मिल जाएगा वही हमारे लिए बहुत है। झारखंड में भी सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है। झारखंड की भी स्थिति आपको पता है जी। कि वहाँ सीधे भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी माना जाता है सोरेन के, हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर। इस सारी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक हौच-पौच की स्थिति जो उत्पन्न हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक तरफ तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसका एक अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक डर होता है, और ये डर कहीं ना कहीं अगर सब कुछ ठीक ठाक है, और जिस तरह से महाराष्ट्र में 2 दिन पहले एक सभा हुई थी, उस सभा में बिहार के नेताओं ने बोला है, शिरकत किया है। तेजस्वी यादव काफी खास करके मंच से बोले हैं। बिल्कुल तेजस्वी यादव का वो भी भाषण काफ़ी महत्वपूर्ण था, और जो सदन में उन्होंने बहुमत साबित करने के बाद जो किया वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये फार्मूला बिहार में सेट होता हुआ दिखाई दे रहा, और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसको लेकर के काफ़ी रोष है। 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं, और ये सूचना जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को मिल गया है। तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ एक्शन रिएक्शन तो देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, तो राजनीति गलियारे की ये खेल है, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या फिर एनडीए गठबंधन में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इस मंत्रिमंडल से नीतीश की नाराजगी तो है, लेकिन विधायकों की भी सबसे ज़्यादा नाराजगी है, खासतौर पे वैसे विधायकों का जिनको ऑफर तो मिला था, लेकिन अंततः ऐसा क्या हो गया बीजेपी के अंदर में कि एमएलसी को मंत्री बनाना पड़ा। खेल समझिए में इतना ही, लेकिन आज दिन भर की चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।